बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हम इसका सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एनलिस्ट मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज। तो इसमें हमें मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स बताने हैं और उनकी सोर्सेज बतानी है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं एयर पॉल्यूटेंट होते क्या हैं। जो भी चीज़ें एयर को ख़राब कर रही हैं, पॉल्यूटेड कर रही हैं, वो कहलाते हैं एयर पॉल्यूटेंट। बहुत सारी तरह के एयर पॉल्यूटेंट हैं। हमसे इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ उनके नाम और उनकी सोर्सेज पूछी हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 78 पे ये एयर पॉल्यूटेंट के नाम मौजूद हैं। सबसे पहला एयर पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और इसकी सोर्स क्या होती है? एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फायर्स एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसमें से एमिट होती है ये, और जो आग होती है उसमें से भी आग लगाते हैं तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और जो इंडस्ट्रीज़ में से धुआं निकलता है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम होते हैं उसके नतीजे में जो धुआं बनता है वो धुआं जो है वो एयर को जाके पॉल्यूटेट कर देता है। तो इसकी सोर्स जो है इंडस्ट्रीज़ भी हैं। उसके बाद सेकेंड हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO या फिर NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से एमिट होता है? एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ये भी गाड़ियों से एमिट होते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेशन, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही होती है वहाँ भी ये जनरेट होता है। एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, और जो इंडस्ट्रीज़ में से जो फ्यूम्स और वेपर्स निकलते हैं एयर में जाते हैं वो भी एयर को पॉल्यूटेंट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड है सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड की सोर्सेज क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉसिल फ्यूल बर्निंग। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से मतलब है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उस वक्त भी सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूटेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल बर्निंग में भी। फॉसिल फ्यूल बर्निंग से मतलब है तो ये वो चीज़ें जो कि हम फ्यूल के तौर पे बर्न करते हैं, जैसे हम अपने चूल्हों वगैरह में कुकिंग के लिए मीथेन गैस यूज़ करते हैं जिसे हम कॉमनली सुई गैस कहते हैं। उसके अलावा कोयला है, मिट्टी का तेल है, ये सब चीज़ें हम बर्न करते हैं, लकड़ी है, ये सब बर्न करते हैं जो कि इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की पॉल्यूटेंट की सोर्स हैं। उसके बाद ये कहते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड ऑटोमोटिव इमिशंस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पॉल्यूटेंट सोर्सेज। जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं या केमिकल वगैरह बनाए जाते हैं उससे भी जो इमिशंस होते हैं वो ऑटोमोटिव इमिशन से मतलब है जो गाड़ियों से जो चीज़ें इमिट होती हैं, जो धुआं वगैरह निकलता है गाड़ियों के अंदर। हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो जब हम गाड़ियों में पेट्रोल यूज़ करते हैं वो भी उसमें बर्न होता है। तो गाड़ियों से जो चीज़ें इमिट होती हैं, इमिशंस होते हैं, वो भी इस सल्फर डाइऑक्साइड की सोर्स है। फोर्थ एयर पॉल्यूटेंट है ओजोन। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx का मतलब है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एंड VOCs हैं वोलेटाइल ऑक्साइड्स। फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कार इमिशंस, ये भी गाड़ियों में से और इंडस्ट्रीज़ में से जो एमिट होते हैं धुआं उनसे होता है। गैसोलीन वेपर्स, जहाँ पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है उससे भी वेपर्स निकलते हैं। उसके अलावा जो फ्यूलिंग की जा रही होती है गाड़ियों में, फ्यूलिंग करते हुए भी वेपर्स निकलते हैं जो एयर में चले जाते हैं। केमिकल सॉल्वेंट एंड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ आर ऑल सोर्सेज ऑफ ओजोन। तो केमिकल जो सॉल्वेंट होते हैं वो और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ ये तमाम भी ओजोन की सोर्सेज हैं। के बाद है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है कि जो पार्टिकल्स जो हैं जो एयर के अंदर चले जाते हैं। इसकी हम सोर्सेज देखते हैं। फायर्स, स्मोक स्टैक्स, बिल्डिंग साइट्स एंड अनपेव्ड रोड्स आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पार्टिकल सोर्सेज। तो जो प्राइमरी तौर पे जो ये पार्टिकल्स आते हैं एयर के अंदर जो उसको पॉल्यूटेट कर देते हैं वो आते हैं जब हम आग जलाते हैं, उससे भी बारीक बारीक कार्बन के ज़र्रात होते हैं वो भी एयर में चले जाते हैं। उसके अलावा जो है जब बिल्डिंग जहाँ पे बन रही होती हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा सीमेंट और इन चीज़ों के जो है पार्टिकल्स होते हैं। और अनपेव्ड रोड, जो कच्चे रोड होते हैं जिनके जो पक्के नहीं बने हुए होते हैं, उनके ऊपर से जब गाड़ियाँ जाती हैं या व्हीकल्स गुजरती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ाते हैं। वो मिट्टी कहाँ जाती है? वो एयर में जाती है, उसको पॉल्यूटेट कर देती है, वो पार्टिकल्स एयर में चले जाते हैं। उसके बाद है इंटरेक्शन बिटवीन गैसेस कंपाउंड्स रिलीज बाय पावर प्लांट एंड कार आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल सोर्सेज। उसके अलावा इन्होंने यही बोला है पावर प्लांट हैं और कार हैं, ये भी इसकी बहुत बड़ी सोर्स हैं। लास्ट वन है लेड। मेटल प्रोसेसिंग, गार्बेज इंसिनरेशन एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग आर ऑल एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब कोई मेटल वगैरह का प्रोसेसिंग हो रही होती है उस वक्त वेस्टेज वगैरह होता है, वो वेस्टेज कभी पानी में भी शामिल हो जाता है और कभी फ्यूम्स की शक्ल में एयर में भी जाता है। उसके अलावा जो गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसके अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं लेड वाली और उनको जलाया जाता है तो उससे भी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। और फॉसिल फ्यूल जो होता है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग मतलब होता है कि वो जो लोग जो हैं वो चीज़ों को जलाते हैं फ्यूल के तौर पे बर्निंग के लिए, उससे भी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी सोर्सेज इसके अंदर आपकी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इनको आप चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं,
ये वरना सही है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सम एयर पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये जो हमने एयर पॉल्यूटेंट पढ़े हैं जो एयर को पॉल्यूटेट कर देते हैं उसके ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होते हैं। पेज नंबर 78 पर एयर पॉल्यूटेंट हैं और उनकी सोर्सेज हैं, उनके सामने ही जो ह्यूमन हेल्थ रिस्क भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम एयर पॉल्यूटेंट का नाम लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, इससे क्या होता है, कार्डियक डिजीज़ में इजाफा हो जाता है, जो हार्ट की डिजीज़ होती हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। इन हेल्दी पर्सन इट कैन इंक्रीज सिम्टम्स ऑफ कार्डियक डिजीज़। जो हेल्दी लोग होते हैं उनके अंदर भी अगर एयर कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉल्यूटेड होती है तो उनको कार्डियक डिजीज़ होने का खतरा होता है। कार्डियक डिजीज़ मतलब हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं। कार्डियक होता है हार्ट की बीमारी। Such as chest discomfort, it can also cause visual difficulties and diminish physical and mental skill। और उसके अलावा जो है चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होता है, उसके अलावा देखने में भी डिफ़िकल्टी होती है और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही कम हो जाती हैं। ठीक है, डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना, बहुत कम हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो सांस लेने के लिए हमारा एक रेस्पिरेटरी का ट्रैक होता है उसके अंदर जब ये ख़राब हवा जाती है तो वो उसको इन्फ्लेमेट कर देती है, इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन पैदा कर देती है, जिसको हम मोस्टली कहते हैं ना एलर्जी हो रही होती है। थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड एयर में शामिल हो तो क्या होता है, हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, स्पेशली इफ़ यू हैव एज़मा और हार्ट प्रॉब्लम। ख़ास तौर पे अगर किसी को एज़मा या हार्ट प्रॉब्लम हो तो उसको ब्रीदिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फोर्थ है ओजोन। लंग फंक्शन इज़ इम्पेयर्ड एंड ब्रीदिंग पैसेज वेज आर इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड। तो जो लंग्स हैं हमारे, फेफड़े जो होते हैं उनका फंक्शन भी ख़राब होता है और ब्रीदिंग का जो पैसेज है हमारा पैसेज वे, जो कि हमने अभी बायोलॉजी वगैरह में भी हमने पढ़ा है, ब्रीदिंग का पैसेज वे वो भी इरिटेट और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद है पार्टिकुलेट मैटर, जो कि एयर के अंदर पार्टिकल्स आ जाते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग पैसेज डिस्कम्फर्ट, एज़मा, एक्सरबेशंस, इरेगुलर हार्ट बीट। तो ब्रीदिंग का पैसेज भी में उसमें इरिटेशन पैदा होता है। एज़मा यानी कि जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो लोगों को सांस नहीं आ रहा होता वो फेफड़ों से उसके लिए उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट यानी हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाती है। लास्ट वन है लेड। लेड से ह्यूमन हेल्थ को क्या रिस्क होते हैं वो देखते हैं। व्हेन यंग चिल्ड्रन आर एक्सपोज इट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन न्यूमरस बॉडी सिस्टम। तो अगर किसी छोटे बच्चे को लेड के साथ एक्सपोज हो जाए यानी कि किसी तरह उसकी बॉडी में लेड एंटर हो जाए तो उसके जो है पूरी बॉडी का सिस्टम जो होता है वो मुतासर होता है एंड कैन लेड टू लर्निंग प्रॉब्लम, और उसको सीखने की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एडल्ट कार्डियोवैस्कुलर कॉन्सिक्वेंसेज, और बड़ों में क्या होता है उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर कॉन्सिक्वेंसेज मतलब हार्ट की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा है चिल्ड्रन में लेड जो है, पहले जो पेंट्स वगैरह होते थे उनमें लेड शामिल होता था, तो अब तो बच्चे कभी कभी पेंट खा लेते हैं या दीवार को हाथ लगाते हैं या ज़बान भी लगाते हैं तो उससे उनके पेट में लेड चला जाता था, जिससे जो बच्चे थे मेंटली तौर पे डिसऑर्डर का शिकार होते थे, या उनकी लर्निंग पावर कम हो जाती है या उनके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो अब जो है ज़्यादातर लेड फ्री जो है पेंट्स आते हैं ताकि अगर वो बच्चे खा भी लें तो उसमें उनको नुकसान ना पहुँचे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की क्या कॉजेज़ हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसिड रेन होती क्या है और उसके कॉजेज़ क्या हैं। एसिड रेन होने की वजह ये होती है कि जो एयर है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के वेपर्स या फ्यूम्स जो होते हैं वो चले जाते हैं, और एयर के अंदर वाटर पहले से होता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलके जो एसिड बना लेते हैं। जब एसिड फॉर्म हो जाता है तो फिर वो हैवी हो जाता है और वो रेन की शक्ल में जो होता है ज़मीन पे गिर जाता है और बहुत से डैमेजेस करता है। तो मैं अभी आपको ये पढ़ के बताती हूँ, जो मैंने बोला है वही इसमें लिखा है, मैं आपको मार्क भी करा देती हूँ। यहाँ से हम लिखेंगे बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल रिलीजेस सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम फॉसिल्स फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड टू H2SO4 बाय रेन वाटर, क्योंकि हवा में पहले से H2O होता है। H2O जब सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाइल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इज़ कन्वर्टेड इनटू HNO3। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के जब वाटर के साथ मिलता है वो क्या बना लेता है, HNO3। NO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिला, उसने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ वाटर मिला, उसने नाइट्रिक एसिड बना लिया। आगे पढ़ते हैं हम।
रेन वाटर इज़ समवॉट एसिडिक बिकॉज इट कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जो है इसके अलावा इन्होंने थर्ड वजह बताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाए उससे भी जो होती है एसिडिक हो जाती है। इट हैज़ अ pH ऑफ 5.6 to 6, और जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिक्स हो जाती है उसकी pH कितनी होती है 5.6 से लेके 6 तक। और हमने पता है नॉर्मल वाटर की pH कितनी होती है, वो होती है 7। जब लेस देन 7 होती है किसी चीज़ की pH तो वो एसिडिक होता जाता है। तो इसीलिए जब इसकी pH जो है 6 या 5.6 हो जाती है, रेन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से जो pH है वो कम हो जाती है, यानी कि वो वाटर जो होता है एसिडिक हो जाता है। ऐसी रेन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी एसिडिक रेन, एसिड रेन कहलाती है। एसिड, उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे एसिड रेन इज़ क्रिएटेड व्हेन रेन वाटर डिजॉल्व एसिडिक एयर पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पॉल्यूटेंट जो होते हैं रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एसिड, इससे क्या होता है सल्फर और नाइट्रोजन एसिड बना लेते हैं। एसिड तक लिखने के बाद फिर यहाँ एसिड से लिखेंगे एसिड रेन कॉजिंग हार्म टू सॉइल, एनिमल्स, प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन जो है सॉइल को भी ख़राब करती है, एनिमल को भी नुकसान पहुँचाती है, प्लांट्स को और एक्वेटिक लाइफ को, यानी कि जो समंदरी या फिर पानी में जो जानवर रहते हैं। ये तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया कि एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लेते हैं और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो हमारा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, उसमें हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिफाई दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। हमें इसको एक्सप्लेन करना है किस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी तौर पे करना है। ये इस तरह भी पूछ सकते हैं और दूसरी तरह भी पूछ सकते हैं। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 82 पर है और 83 पे। 82 और 83 को हम मिलाकर कंबाइन करके करेंगे। द फैक्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ हार्मफुल गैस, इट्स राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इज कंसर्निंग। तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है खुद से हार्मफुल गैस नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो इंसान जो है फ्यूल जो बर्न कर रहा है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। अब उससे क्या होता है ये हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 83 पे हम देखेंगे हायर से। हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन जनरेटेड बाय द अर्थ सरफेस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो वो अर्थ की सरफेस से पे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस जनरेट हो रही होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, प्रिवेंटिंग हीट एनर्जी फ्रॉम एग्जिटिंग द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से उस हीट एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देती। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे एज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर राइजेज लेस थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो कम हीट एनर्जी जो है वो अर्थ की सरफेस से लॉस्ट होगी। एज आ रिजल्ट उसका नतीजा क्या होगा, द सरफेस एवरेज टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली राइज। तो जो अर्थ का जो सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दिस इम्पैक्ट। तो टेम्परेचर के राइज होने से डायरेक्टली क्या चीज़ रिलेट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलेट करती है। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द ग्रेटर विल बी द हीट ट्रैपिंग और वार्मिंग। तो अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होगी तो ज़्यादा हीट ट्रैप होगी या ज़्यादा गर्मी होगी। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये फिनोमिना जो है ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन सी हैं, यहाँ से लिखेंगे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो भी ग्लोबल वार्मिंग की कॉज करती हैं वो क्या चीज़ें हैं, वो है वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एंड ओजोन है। तो बस हम यहाँ तक लिखेंगे। तो यही क्वेश्चन जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, उसमें हम थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इतना काफ़ी है जितना मैंने अभी आपको मार्क करके दिया है। पेज नंबर 82 की 2 लाइन्स हैं और उसके बाद 83 की ये पूरा पैराग्राफ है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट डाउन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपने एटमॉस्फेयर की लेयर की सिर्फ नाम लिखने हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपकी बुक में पेज नंबर 75 पर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है। एटमॉस्फेयर जो है गैसेस की लेयर है जो अर्थ के इर्द गिर्द है।
और उसने अर्थ को इर्द गिर्द के एक ब्लैंकेट की तरह इन गैसेस ने कवर किया हुआ है। उस कवर करने से क्या होता है, जो अर्थ की अपनी हीट होती है वो बाहर नहीं निकलती, और दूसरा जो इंफ्रारेड और बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि सूरज से निकल रही हैं, वो भी ज़मीन तक नहीं पहुँचती। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड अप टू 5 मेजर लेयर। तो ये 5 मेजर लेयर्स में जो है इसको डिवाइड किया हुआ है। उनके इन्होंने सिर्फ नाम पूछे हैं। नाम क्या है? सबसे पहली ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर और 5 है एक्सोस्फेयर। बस इसमें हमें सिर्फ इनके नाम ही बताने। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे तो इसके बारे में भी इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, उसके इफेक्ट बताने हमने। पेज नंबर 80 पे एसिड रेन के इफेक्ट लिखे हुए हैं। अब ये थोड़ा से लॉन्ग है, आपने इसको थोड़ा शॉर्ट करके करना है, ये शॉर्ट में ही आते हैं आमतौर पे। नंबर 1 है एसिड रेन लीचेस हैवी मेटल, एल्युमिनियम, Hg होता है गोल्ड, Pb होता है लेड और क्रोमियम एक्सेट्रा। ये सारी जो इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की मेटल्स बताई हैं। फ्रॉम सॉइल एंड रॉक आर डिस्चार्ज दैम इनटू रिवर्स एंड लेक्स। मट्टी और रॉक्स के अंदर जो होती हैं ये मेटल्स होती हैं। जब रॉक्स टूट के वाटर के अंदर शामिल होती है या मट्टी पानी में शामिल होती है तो उससे क्या होता है, पानी के अंदर ये जो मेटल्स होती हैं वो शामिल हो जाती हैं। जब ये शामिल हो जाती हैं, वो पानी जो है इंसान या कोई जानवर पीता है तो उसको भी नुकसान पहुंचता है, उसकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होती हैं ये मेटल्स। तो समंदर के अंदर जानवर होते हैं उनके लिए भी बहुत खतरनाक होती हैं। तो हम पढ़ते हैं, मैं आपको इसको रीड करके बताती हूँ। एसिड रेन लीचेस हैवी मेटल्स एल्युमिनियम, Hg, Pb, क्रोमियम फ्रॉम सॉइल एंड रॉक एंड डिस्चार्ज देम इनटू रिवर एंड लेक्स। तो ये वाली जो मेटल्स हैं ये रॉक्स और सॉइल से जो होती हैं रिवर और लेक्स के अंदर डिस्चार्ज हो जाती हैं। ह्यूमन कंज्यूम दिस वाटर एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जब इंसान उसको पानी को पीता है, दीज मेटल्स बिल्ड अप हैजर्डस लेवल इन द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत ख़तरनाक हद तक इंसान की बॉडी में बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ लिखेंगे द एक्वेटिक लाइफ इन लेक्स सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स। तो जो जानवर होते हैं समंदर के अंदर या लेक्स या दरियाओं के अंदर, उनको भी इससे सफ़र करते हैं। फिश गिल्स बिकम क्लॉग्ड व्हेन देयर इज़ अ वेरी हाई concentration of aluminium ion. It causes fish to suffocate and die as a result. इससे जो होता है फिश के जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, उनके गिल्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इससे सफोकेट होकर मर भी जाती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? एसिड रेन ईट्स अवे द कैल्शियम कार्बोनेट इन मार्बल एंड लाइमस्टोन विच इज़ फाउंड इन मैनी स्ट्रक्चर्स एंड मॉन्यूमेंट्स। आपको पता है ना, बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मस्जिदें वगैरह बनी होती हैं, तो उनके अंदर लाइमस्टोन लगा होता है, मार्बल लगा होता है। तो जो एसिड रेन होती है वो उनको लाइमस्टोन को और मार्बल को जो होती है बिल्कुल ख़त्म कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। एज अ रिजल्ट दीज स्ट्रक्चर्स आर बिकमिंग इंक्रेडिबली ड्रैग एंड डिग्रेडेड। जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो कि लाइम स्टोन से या मार्बल से बने होते हैं, अगर उन पर एसिड रेन हो जाती है तो वो सारे के सारे डिग्रेडेड हो जाते हैं, यानी इनकी बहुत ख़राब हालत हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। थर्ड है एसिड रेन मेक्स द सॉइल मोर एसिडिक। मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स आर अनएबल टू थ्राइव इन सच कंडीशंस। तो अगर यही एसिड रेन जब जाएगी तो ज़मीन के अंदर ये पानी जाएगा, उससे क्या होगा, क्रॉप्स और प्लांट्स को बिल्कुल ख़राब कर देगी। इट ऑल्सो रेजेज द लेवल ऑफ हैज़ार्डस मेटल इन सॉइल। और जब ये पानी सॉइल के अंदर जाएगा तो सॉइल के अंदर भी ये मेटल्स की जो क्वान्टिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, विच डैमेज द प्लांट, जो प्लांट को डैमेज कर देगी। ये इतनी ख़तरनाक होती है कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं ना वो भी इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। दे विल्ट एंड पेरिश एज अ रिजल्ट ऑफ द ड्राइनेस। पेरिश का मतलब है बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाना। इसको आप चाहें तो बस यहाँ तक कर लें, डैमेज प्लांट्स तक। नंबर 4 है एसिड रेन कॉजेज डायरेक्ट हार्म टू ट्रीज एंड प्लांट लीव्स। ट्रीज़ एंड प्लांट के लीव्स को डायरेक्टली नुकसान पहुँचाती है, रिस्ट्रिक्टिंग देयर डेवलपमेंट। जब लीव्स की जो है डेवलपमेंट रुक जाएगी तो प्लांट का फूड कहाँ बनता है, वो तो लीव्स नहीं बनता है ना। जब लीव्स ही ख़राब हो जाएंगे तो प्लांट भी ख़त्म हो जाएगा। प्लांट डेवलपमेंट में बी इम्पीडेड डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी of the injury. Plants capacity without cold or illness deteriorates and they eventually perish. अच्छा, आप ऐसा करें, डेवलपमेंट तक लिखें, एसिड से लेके डेवलपमेंट तक लिखें, उसके बाद यहाँ से लिख लें plants capacity to withstand cold or illness deteriorates and they eventually perish. तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत होती है या ठंड से लड़ने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है, और उसका नतीजा क्या होता है, वो बुरी तरह, पेरिश का मतलब होता है बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है जस्टिफाई दैट चेंज इन एल्टीट्यूड चेंज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमें ये जस्टिफाई करना है
इसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड या ऊंचाई बढ़ती जाती है टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का कम होता जाता है। हमने ये जस्टिफिकेशन देनी है। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 75 पर है। देखें, जो हमारी अर्थ की सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना, पोल की तरफ जाते जाते हैं, यानी हाइट ऊँची होती जाती है, वैसे वैसे उस ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो होता है टेम्परेचर कम होता जाता है। इसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, मैंने आपको वो समझाने के लिए बताया। हम आंसर यहाँ से लिखेंगे, द हायर यू गो इन ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, क्योंकि ट्रोपो के बाद देखिए स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। ट्रोपोस्फीयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, द कोल्डर इट इज़, वो ठंडी होती जाती है। Since at high altitude atmospheric pressure is lower than that at sea level, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है बनिस्बत सी लेवल के। अगर हम सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो वो ज़्यादा होता है और हाई एल्टीट्यूड पर जो होता है वो कम होता है। इट इज़ दिस लोअर प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड। तो असल में जो लोअर प्रेशर होता है हायर एल्टीट्यूड पे, दैट कॉज द टेम्परेचर टू बी कोल्डर, उसकी वजह से जो होता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन, किसी भी माउंटेन की टॉप पे, देन एट सी लेवल की निस्बत। ठीक है, यानी कि सी लेवल पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और माउंटेन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। इसमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बताने। सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर टू टाइप्स ऑफ मेजर एयर पॉल्यूटेंट। जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट है वो दो तरह के हैं, एक प्राइमरी है और सेकेंडरी है। उसके बाद प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की हेडिंग डालें और फिर यहाँ से लिखें, द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर रेफर्ड एज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। फॉसिल फ्यूल का मतलब है जैसे हम ये गैस जलाते हैं, मीथेन गैस जलाते हैं, अपने जो हम चूल्हों वगैरह में मीथेन गैस यूज़ करते हैं वो भी। उसके अलावा जो हम लकड़ियाँ कोयला जलाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, वो भी एटमॉस्फेयर को जाती है। उसके अलावा जो हम ये पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, इससे भी जो इसको भी ये भी फॉसिल फ्यूल कहलाता है। तो ये फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इनकी एग्जांपल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन या मीथेन गैस, CH4 क्या है, मीथेन गैस है, अमोनिया एंड फ्लोरीन, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लेंगे। ये आ गया हमारा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी क्या है। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्रिएट सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस। यही जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है ना, इनके अंदर ही कुछ प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होंगे, जैसे ये सल्फर जो है ये जो है वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेगी। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बना लेगी। ठीक है, और ये जो फ्लोरीन है ये बना लेगी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये सारे जो है ना प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जब ये वाटर के साथ कंबाइन होंगे तो ये उसके एसिड बना लेंगे। मैं इसको रीड करती हूँ, जो मैंने बोला है सब वही लिखा हुआ है। यहाँ से लिखेंगे हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की हेडिंग डालेंगे, फिर हम लिखेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्रिएट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं वो ही एक प्रोसेस की वजह से जो होते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट को क्रिएट करती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन एंड प्री ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN आर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये सारी उसकी एग्जांपल हैं जो मैंने अभी समझाई भी। अब आप कहेंगे ओजोन तो जो है हमारी जो है हेल्पफुल लेयर होती है, उसको एयर पॉल्यूटेंट में क्यों शामिल करते हैं। तो जब हम ये ओजोन का टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त आपको समझाऊंगी। ये आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो। अल्लाह हाफिज़।